स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे फिनॉल का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था 5, ब्यूट 1,3 डाइन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था 2। अब हमें यह निकालना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगा। इफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, जैसे इन द केस ऑफ कार्बोनेट, इन द केस ऑफ कार्बोनेट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, ये यहां गया, ये यहां गया, तो इसका मतलब यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर अभी डबल बन गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो ये यहां पर गया और ये यहां पर गया, तो यहां पर इसको तीनों को देखो तो ये देखो पूरा आइडेंटिकल दिख रहा है, कोई भी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। सो दिस 3 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसका मतलब तीनों का कंट्रीब्यूशन एक्चुअल बनने में आइडेंटिकल होगा। All the 3 will contribute equal amount towards the hybrid because hybrid is the actual structure. All the 3 will contribute 33.3% towards the hybrid structure क्योंकि तीनों का स्टेबिलिटी 100% इक्वल है। The stability of this, stability of this and the stability of this, all the 3 are same stable. Obviously these 3 are lesser stable than the hybrid. मगर हाइब्रिड बनने में तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या इक्वल है, क्योंकि तीनों एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। मगर जब इक्विवेलेंट नहीं होगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको यह पता है कि हाइब्रिड बनने में जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब जहां एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, नॉन इक्विवेलेंट टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसमें अमॉन्ग द अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे। So it is having a set of rules, by that we can calculate or we can evaluate the stability order of the various resonating structure of the compound. कोई भी कंपाउंड का जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका हम लोग स्टेबिलिटी को निकालने के लिए सेट ऑफ रूल्स है, उस रूल को हमें जानना है। सो पहला लिखो फर्स्ट रूल, नॉन पोलर रेजोनेटिंग structure is more stable than polar. Non-polar resonating structures are more stable than the polar. Non-polar form ज्यादा stable होता है compared to its polar form. Next, resonating structure with all atoms satisfying octet is more stable resonating structure with all atoms satisfying octet is more stable than the structure where all the atoms are not satisfied octet. थर्ड हम लोग क्या चेक करेंगे, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मोर द स्टेबल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
हाँ सर वीडियो ऐसे आ रहा है। हाँ resonating structure in which more electronegative atom having negative charge is more stable than negative charge on less electronegative. मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आना चाहिए? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर. पॉजिटिव चार्ज शुड कम ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. नेगेटिव चार्ज कहां आना चाहिए? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर. एंड पॉजिटिव चार्ज जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर आना चाहिए. तो वो फैक्टर भी ध्यान देना है. नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आना चाहिए. लास्ट पॉइंट, लेस चार्ज सेपरेशन. चार्ज सेपरेशन जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा. द लेस द चार्ज सेपरेशन मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर बाय मोर द स्टेबल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. लेस चार्ज सेपरेशन मोर द स्टेबल. अब देखो इस रूल के बेस्ड ऑन दिस रूल विल फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर ए कंपाउंड, फॉर ए गिवन कंपाउंड. Let us take the case of the phenol. अब इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं या नेमिंग कर देते हैं. ए बी सी डी एंड ई, दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा. हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर. तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? देखो अंदर में पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, सो यहां पर डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. यहां पर OH, ये तो एक सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट रहेगा, फिर यहां डॉट रहेगा. यहां पर क्या हो रहा है? रिंग में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो यहां डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, और यहां पर डेल पॉजिटिव. तो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर. इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का बनने में इस पांचों का कंट्रीब्यूशन है.
इस पांचों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो हमें निकालना है। तो जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा होगा। मोर द स्टेबल द एक्चुअल स्ट्रक्चर, मोर द कंट्रीब्यूशन इन द हाइब्रिड। मतलब जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। अब हम लोग इसका कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोगों का रूल क्या था? नॉन पोलर। यहां पर देखो ये नॉन पोलर है, सभी में पोलरिटी है, तो उसका मतलब ए एंड ई इज नॉन पोलर। और क्या है देखो, ए और ई में नॉन पोलर है, तो उसका मतलब ए और ई का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ ए एंड इजिकल्स टू ई, क्योंकि ए और ई तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, केवल अंदर में पाई का पोजीशन चेंज हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन का। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए एंड इजिकल्स टू इक्वल एंड दैट विल बी मोर देन द ऑल द अदर थ्री। अब इस बाकी तीनों में कैसे कंपेयर करेंगे? तो अब यहां पर देखो इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। कार्बन के पास भी कितना है? 8 है। मतलब ऑक्टेट सभी के पास सेटिस्फाइड है, हर एटम के पास ऑक्टेट सेटिस्फाइड है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट होता नहीं है, बाकी सभी के पास ऑक्टेट सेटिस्फाइड है। तो ऑक्टेट रूल से चेक नहीं कर सकते। तीनों पोलर है, मतलब पहला रूल अप्लाई नहीं होगा। सभी के पास ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, वो भी अप्लाई नहीं होगा। थर्ड रूल क्या लिखा है? देखो थर्ड रूल में ये बताया था नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सभी के पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो, सभी के पास सेम है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सभी के पास सेम है, तो उससे भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब आते हैं फोर्थ रूल, चार्ज सेपरेशन। यहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहां पर है? और यहां पर देखो तो यहां पर डिस्टेंस बढ़ गया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्लोज बाय होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। उसका मतलब यहां पर इसमें बी और डी में देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस सेम है, तो वी कैन से दैट बी एंड डी इज मोर स्टेबल देन सी। एंड बी और डी का अपने में स्टेबिलिटी दोनों का सेम है। सो दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू ई, then B is equals to D and that will be more than C. पहले नॉन पोलर, पहले नॉन पोलर देखे, सो A and E is non polar, then these three are polar. These three are not only polar, सभी के पास ऑक्टेट भी सेटिस्फाइड है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ कितना है? 2। या पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड इसके पास भी वही 3 पाई बॉन्ड, इसके पास भी 3 पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड भी सेम। एनीवे कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं सकता है। सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज होना मतलब बॉन्ड ही टूट जाना। तो पाई बॉन्ड भी नंबर ऑफ यहां पर सभी के पास पाई बॉन्ड सेम है, ऑक्टेट सेम है। तब हम लोग चेक कैसे करेंगे? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। यहां पर चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव कहां पर है? और यहां देखो यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां डिस्टेंस कम है, तो फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन कम होने का मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी कम। पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब क्या? स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू डी, क्योंकि ये दोनों तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। एक में राइट में ऑर्थो में पॉजिटिव नेगेटिव है, एक में लेफ्ट में है, दोनों तो सेम है। सो दैट मींस बी इज इक्वल्स टू डी एंड दैट विल बी मोर देन सी। सर हाँ, आपने जिस ऑर्डर में सब रूल्स दिखाए थे उस ऑर्डर में क्या हम प्रेफरेंस देंगे? हाँ, जिस ऑर्डर में रूल लिखा है वही ऑर्डर है प्रेफरेंस का, उसी को चेक करते जाना है। हाँ क्या? हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन जिस ऑर्डर में स्टेबिलिटी है उसी ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन होगा।
यहां नंबर ऑफ, पहले तो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। दूसरी बात, यहां नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट कर लो। यहां पर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितना है? यहां पर कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड एक, और यहां 2 पाई बॉन्ड है, यहां तो केवल एक ही पाई बॉन्ड है। सो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी यहां ज्यादा है। नॉट ओनली दैट, यहां सभी के पास ऑक्टेट भी सेटिस्फाइड है। ऑल कार्बन एटम्स आर ऑक्टेट सेटिस्फाइड, इसके पास ऑक्टेट नहीं है। उसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ 1 इज मोर देन 2, ए इज मोर स्टेबल देन बी, मतलब हाइब्रिड बनने में ए का कंट्रीब्यूशन बी से ज्यादा होगा। अब यहां पर देखो RCO प्लस आन, यहां इस दोनों में। अब यहां पर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यहां क्या है, और यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन कार्बन सभी के पास ऑक्टेट सेटिस्फाइड है। यहां पर देखो कार्बन के पास ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं है। दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज है, पोलर तो दोनों ही है। तो उसका मतलब अब हम लोग क्या चेक कर लेंगे, ऑक्टेट इसके पास सभी के पास है। ऑक्सीजन के पास 8 है, यहां कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ऑक्सीजन के पास तो 8 है, मगर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। उसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ बी इज मोर देन ए। Arrange in the increasing order of stability.
अरेंज करना है ए बी सी डी, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी के बीच में कंपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी में। अब देखो पहला वाला, ये हमारा नॉन पोलर है, सो ए इज मोर स्टेबल। नाउ बी सी डी में अभी हमको चेक करना है। अब देखो यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, दिस इज द फॉर्मिक एसिड HCO OH। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, देखो ये यहां गया, तो ये तो इसका नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो ये बी बनेगा, है ना। लोन पेयर यहां पर आया और पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और एक चीज ध्यान दो, इस ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें पहले से कितना था, यहां पर पहले से 2 लोन पेयर था, अभी भी क्या है, 2 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, मतलब आर सिग्मा बॉन्ड, इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन में भी क्या है, यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर सब एटम के पास ऑक्टेट सेटिस्फाइड है। मगर इस कार्बन में देखो ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं है, यहां ऑक्सीजन में देखो ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसका मतलब सबसे स्टेबल तो ए हो गया, ए के बाद बी, क्योंकि बी में सभी के पास ऑक्टेट है। और अब सी और डी में कैसे चेक करेंगे, अब सी और डी में क्या है, देखो केवल ये दोनों में ही चेंजेस है, मतलब यहां कार्बन में नेगेटिव ऑक्सीजन में पॉजिटिव, यहां कार्बन में पॉजिटिव ऑक्सीजन में नेगेटिव। अच्छा ये बताओ नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन या कार्बन, ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, सिमिलरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां तो इसका जस्ट ऑपोजिट है। उसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ सी इज मोर देन डी, A B C D, is it clear? सर हाँ, तो जब हम लोग ऑक्टेट वाला चेक करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि कितना एटम का फुलफिल्ड है, नंबर ऑफ एटम देखेंगे। नंबर ऑफ एटम मतलब किसका ऑक्टेट सेटिस्फाइड है किसका नहीं है, यही देखना है। मतलब जिसमें ज्यादा ऑक्टेट सेटिस्फाइड होगा वो ज्यादा देखेंगे। अब इसमें आते हैं, अब यहां पर देखो इस कार्बन में ध्यान दो, ऑक्टेट नहीं है सेटिस्फाइड, यहां इस कार्बन में देखो ऑक्टेट नहीं है। अच्छा यहां पर भी सभी के पास ऑक्टेट है, और यहां पर भी देखो सभी के पास ऑक्टेट है। इस दोनों में दोनों सभी के पास ऑक्टेट है, कार्बन में भी ऑक्टेट है, यहां पे भी कार्बन में ऑक्टेट है, नाइट्रोजन में भी ऑक्टेट है।
अब हम लोग सीआरडी में, मतलब सीआरडी में नंबर ऑफ, मतलब ये तो पता चल गया कि सीआरडी ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू एआरबी। अब हम लोग सीआरडी में कैसे कंपेयर करेंगे ये हमें समझना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर नाइट्रोजन में, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर? कार्बन। यहाँ भी कार्बन। सेपरेशन देखो, चार्ज सेपरेशन, और यहाँ चार्ज सेपरेशन। इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या होगा? डी, क्योंकि चार्ज सेपरेशन कम है। चार्ज सेपरेशन कम होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर क्लोज बाय, यहां तो डिस्टेंस ज्यादा है। सो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी। डी में सब ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, सी में भी है, मगर चार्ज सेपरेशन यहां कम है, यहां चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। क्योंकि सी डी का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तभी जाके वो सी बनेगा। तो डी में नेगेटिव चार्ज यहां पर है और सी में यहां पर चला गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है डी, देन सी। डी और सी को डिफरेंशिएट कैसे किए? थ्रू चार्ज सेपरेशन। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, मतलब पहला रूल अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड रूल में दैट इज नंबर ऑफ ऑक्टेट, सभी के पास ऑक्टेट है, यहां पर भी, यहां पर भी। सेकेंड रूल अप्लाई नहीं होगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहां भी जितना है यहां भी उतना ही है, थर्ड रूल भी अप्लाई नहीं होगा। तब हमें चार्ज सेपरेशन से अप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थ्रू चार्ज सेपरेशन। So D is more stable than C. Now coming to the ARB. ARB में देखो डिफरेंस क्या है? यहां पर कार्बन के बाद ऑक्टेट नहीं है, यहां पर भी नहीं है। अब हम लोग कैसे इसको लिखेंगे? अब देखो यहां जो नेगेटिव चार्ज है वो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो लोन पेयर के सामने में यदि नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों का बीच का रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। उसका मतलब सी, बी या ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बी ज्यादा स्टेबल होगा। सो बी विल बी मोर स्टेबल देन ए। लोन पेयर से करीब में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर से दूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, दिस इज ऑल्सो पोलर, दिस इज ऑल्सो पोलर, मतलब पहला रूल अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड रूल में नंबर ऑफ ऑक्टेट वाला केस, ऑक्टेट यहां पे भी है, कार्बन में भी ऑक्टेट है। कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 8 है, नाइट्रोजन का भी 8 है, मतलब ऑक्टेट सभी के पास है। कोवेलेंट बॉन्ड वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, यहां पर पाई एक बॉन्ड और पाई 2 पाई बॉन्ड है, यहां पर भी, यहां पाई बॉन्ड कितना है? 2। सो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज सेम। अब हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? अब आते हैं नेक्स्ट रूल। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, यहां नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के पास, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है ये तो दोनों के लिए सेम है, मगर यहां नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है, यहां कार्बन में नेगेटिव चार्ज है। तो ये बताओ कार्बन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या नाइट्रोजन में? नाइट्रोजन में। उसका मतलब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिस इज मोर स्टेबल, सो बी इज मोर स्टेबल देन ए। मतलब वो क्या रहा है, ए से बी कैसे बन रहा है? देखो नेगेटिव चार्ज यहां गया और पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर आया, तब ये बन गया। ए से बी कैसे बना? नेगेटिव चार्ज इधर गया, पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर गया, क्योंकि हमें पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होता है इफ इट इज अ पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ सर ये जो नंबर 2 है सर, उसमें बी और ए में तो हम इंडक्टिव भी अप्लाई कर सकते थे। अभी हम जिससे बताए वो समझ में आ गया। हाँ सर। अब आते हैं क्वेश्चन हम इंडक्टिव इफेक्ट से करते तो सर ए दिया था। अभी हम जिससे बता रहे हैं उससे समझो।
हाँ, रेजोनेंस में इंडक्टिव इफेक्ट अभी नहीं अप्लाई करना है, रेजोनेंस इफेक्ट सीख रहे हैं ना हम लोग। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो सैचुरेटेड कंपाउंड में अप्लाई करते हैं। अनसैचुरेशन जब आ गया तब हम लोग रेजोनेंस है तो रेजोनेंस से अप्लाई करेंगे। अब यहां पर आते हैं, यहां पर देखो क्लोरीन में लोन पेयर है, लोन पेयर, सो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन यहां पर है, मगर ये क्या है, पहला वाला ए है न्यूट्रल नॉन पोलर है, सो ए का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। नाउ कमिंग टू बी एंड सी, बी और सी में हम लोग क्या, बी सी में देखो कार्बन क्या लोन, कार्बन में ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं है सी में, मगर बी में कार्बन में ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, सी बी में क्लोरीन का भी ऑक्टेट सेटिस्फाइड है। मगर ये चीज देखो, पहले प्रायोरिटी किसको देना है, ऑक्टेट को देना है, फिर ये चेक करना है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है। मतलब यहां पर देखो क्या दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर है, यहां तो पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर है, उस हिसाब से हम लोग क्लोरीन इसको सी को प्रायोरिटी नहीं दे देंगे, क्योंकि सी में तो देखो कार्बन के ऊपर ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं है, ऑक्टेट सेटिस्फाइड किसके ऊपर है, बी में, सभी के ऊपर है, सो ऑक्टेट विल हैव मोर प्रायोरिटी। सो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, देन बी, देन सी। इज इट क्लियर? सर क्लोरीन का ऑक्टेट कैसे सेटिस्फाइड हुआ? क्लोरीन का कि ये यहां गया तो ये यहां पर अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8, अभी भी कितना है, 2 लोन पेयर और दो बॉन्ड है ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, यहां कितना है 8, यहां कितना है 8, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इट इज ए केस ऑफ कॉन्जुगेशन। ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, तो यहां पर डबल बॉन्ड बना, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बनने के बाद तब ये जाके बी बना, तो मतलब क्लोरीन में अभी भी क्या है, डबल बॉन्ड बनने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 और 6 और 2 8, और कार्बन में नेगेटिव चार्ज होने का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज 8, मतलब बी में सभी के पास ऑक्टेट है, मगर सी में कार्बन के पास ऑक्टेट नहीं है। अब यहां पर रेजोनेंस कहां पे होगा, कहां नहीं होगा। अब देखो पहले तो रिंग में है, रिंग में तो तीनों केस में रिंग के अंदर तो होगा ही, अब रिंग के बाहर चेक करना है कि रिंग से बाहर में होगा कि नहीं। तो यहां पर देखो बोरोन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बोरोन इज अटैच विद 2 हाइड्रोजन, मतलब बोरोन में वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, दिस वेकेंट ऑर्बिटल इज फ्रॉम 2p। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन, 5। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 5। 5 का मतलब 1s2 2s2 2p1। ग्राउंड स्टेट में एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 2p2। तो बोरॉन कितना बॉन्ड बनाया है, सिग्मा बॉन्ड 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक यहां बनेगा, एक यहां, एक यहां, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक देखो एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, सो दिस इज दैट 2p ऑर्बिटल विच इज एम्प्टी। और कार्बन में यहां पाई बॉन्ड कहां पर है, 2p और 2p का ओवरलैपिंग, मतलब यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। अंदर में तो हो ही रहा है, बाहर में भी होगा, क्योंकि बाहर में वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है बोरोन के पास।
मगर यहां क्या है, NH3+, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है यहां पर? नाइट्रोजन इज अटैच विद हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन मतलब 3 सिग्मा, और 1 कार्बन 4, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हो चुका है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है उसके पास। इसके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, हालांकि दो इट इज हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज इज द फॉर्मल चार्ज, इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो उसका मतलब यहां इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? इसका केवल 2 होगा। क्या क्या होगा? इसका बाहर में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, अंदर में ही घूमेगा। So it is having 2 resonating structure. बाहर में जाने के लिए तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, जो नाइट्रोजन के पास है नहीं। अब यहां पर क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस इज ए मेंबर ऑफ द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड होने का मतलब उसके पास डी अवेलेबल है, मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। तो बाहर जब जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, तो इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? 5। पांच होगा ना? एक तो अपने ये हो गया, सेकेंड, थर्ड यहां पॉजिटिव चार्ज, so it is having 5 resonating structure. अब यहां पर क्या है, यहां अंदर भी रेजोनेटिंग है, बाहर में भी होगा, क्योंकि बाहर में p ऑर्बिटल खाली है, तो ये बाहर गया। तो जब ये बाहर जाएगा देखो बोरोन में अब क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि बोरोन पहले क्या था? बोरोन के पास पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? न्यूट्रल था, मगर 6 इलेक्ट्रॉन था। अभी क्या हो गया? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, उसीलिए नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा पैरा में, फिर ऑर्थो में, और फिर जब रिटर्न आया तो फिर से वो न्यूट्रल बनेगा। उसका मतलब इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? 5 हो जाएगा ना। एक तो यहां पर हो गया ऑर्थो में, फिर पैरा में, फिर ऑर्थो में, और जब फिर रिटर्न आया। सो 2 होगा नॉन पोलर, 3 होगा पोलर। लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रक्चर, फॉर दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? एंड ऑल्सो ड्रॉ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसा उसका लुक्स होगा, वो भी ड्रॉ करना है। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ हाइब्रिड स्ट्रक्चर?
कितना होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अब देखो कैसे होगा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे अच्छा बताओ, ये स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है या डिफरेंस है कुछ? कैन यू से दिस टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अच्छा, अब यहां से जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे इससे या इससे तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? देखो जहां BH2 जिस कार्बन में अटैच है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो यही तो आया था। और इससे ड्रॉ करते हैं तो यहां पर भी ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो यही तो बना। मतलब कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? इसको लेके चलते हैं तो 5। एक तो अपने एक हो गया, 3 केस बनेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ और फिर जाके वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल इसका कितना होगा? 5। इसका भी कितना होगा? 5 हो गया। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा डिफरेंस है। यहां पर क्या डिफरेंस है? यहां नंबर, कार्बन का नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। रिंग का साइज क्या है? 7 मेंबर रिंग है। व्हाट इज द साइज ऑफ द रिंग? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग है। अब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम लोग राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब पहले देखो राइट से करके चेक करते हैं। जब राइट से ड्रॉ करेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, क्योंकि इसके बोरोन के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली गया कहां? वो वेकेंट ऑर्बिटल में गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर है? 2p 2p। यहां पर है p में इलेक्ट्रॉन है मगर इसका p खाली है, तो अभी वो 2p 2p ओवरलैप हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया? 2 में आ गया, सेकेंड कार्बन। डबल बॉन्ड यहां बन गया और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया? सेकेंड कार्बन में आ गया। दिस इज द कार्बन 1, दिस इज द कार्बन 2। और यहां पर क्या चार्ज आ गया? एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, जब हम लोग इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज देखो कार्बन 4 में आएगा, यहां पर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन 4, 2 के बाद 4 के बाद नेक्स्ट कहां पर आएगा? 6, कार्बन 6 में आएगा ना। ठीक है। तो अब जब हम लोग यहां से ड्रॉ किए तो 2 में आया, 4 में आया, 6 में आया। अच्छा, जब यहां से ड्रॉ करेंगे तो कहां पर आएगा बताओ? इधर से ड्रॉ करेंगे तो 5 3 1। मतलब क्या, इससे क्या पता चला? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो तुम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहां पर ड्रॉ किए थे हम लोग, यहां से किए और यहां से किए, मगर इसमें क्या हुआ देखो, आइडेंटिकल पोजीशन में ही पॉजिटिव चार्ज आया, मगर यहां क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन चेंज हो गया। जब राइट से ड्रॉ किए तो सेकंड में आ गया, फोर्थ में आ गया, 6 में आ गया। जब लेफ्ट से ड्रॉ किए तो वही कार्बन में तो नहीं आया, कार्बन 5 में चला गया, 3 में चला गया, 1 में चला गया। दोनों में कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? यहां पर तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, सेम कार्बन भी पॉजिटिव आ रहा, मगर यहां तुम राइट से स्टार्ट करोगे तो 2 4 6, यहां लेफ्ट से स्टार्ट करोगे तो 5 3 1। उसके मतलब हर कार्बन में एक बार पॉजिटिव चार्ज आ रहा, और एक केस क्या बनेगा? न्यूट्रल, जो जहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। अब जो स्ट्रक्चर है नॉन पोलर, उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसका मतलब इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका?
दो नॉन पोलर कैसे? एक बार 2 में आया ना, 2 में आया, 4 में आया, 6 में आया, एक बार 1 में आया, 3 में आया, 5 में आया, तो 6 तो इधर ही हो गया। और एक स्ट्रक्चर जिसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। So how many resonating structure for this compound? 7. समझ में आया कि नहीं? दोनों में डिफरेंस पता चला क्या हुआ? हाँ सर। हाँ सर। अब ये नहीं कंफ्यूज करना, ये नहीं सोचना कि 2 में आना और 5 में आना तो सेम हो गया। कैसे सेम हुआ? कार्बन तो अलग अलग है। इस कार्बन का नंबरिंग 2 है, कार्बन का नंबरिंग 5 है। देखने में दिख रहा है कि अच्छा यहां से सेम है, मगर कार्बन तो अलग अलग है। ये सेकेंड कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में, या ये 5th कार्बन है यहां से, जो भी बोलो, यहां भी सेकेंड हो सकता है यहां से। मतलब दिस टू आर डिफरेंट कार्बन, so it is having 7 resonating structure.